डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोअर यूनिट मल्टीप्लेक्सर के द्वारा हायर यूनिट मल्टीप्लेक्सर का डिज़ाइनिंग कैसे किया जाता है इसका डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सर जो डिज़ाइन होते हैं नॉर्मली 2:1, 4:1, 8:1, 16:1 या 30:1 और उसके आगे के हायर यूनिट के मल्टीप्लेक्सर हो सकते हैं। इसमें नॉर्मली 2 के पावर से इनपुट लिया जाता है और इसका आउटपुट हमेशा एक सिंगल होता है, इसलिए इसे मेनी इनपुट और सिंगल आउटपुट भी कहते हैं। अब जैसे जैसे मल्टीप्लेक्सर हायर यूनिट की तरफ जाता है तो जितने हायर यूनिट का रहेगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाती है, उसका कास्ट भी उतना ज़्यादा होता है और डिज़ाइनिंग का भी प्रॉब्लम उसमें होता है। तो इकोनॉमिकली या बेटर वे में उसको डिज़ाइन करने के लिए क्या किया जाता है कि छोटे यूनिट के मल्टीप्लेक्सर के द्वारा हायर यूनिट के मल्टीप्लेक्सर बनाए जाते हैं। तो जैसे 32:1 का बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, दो यूनिट 16:1 के यूज़ किया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इस मल्टीप्लेक्सर की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है, कास्ट भी कम हो जाती है और वर्किंग भी इसका बेटर होता है। तो आज हम एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर को 4:1 मल्टीप्लेक्सर के द्वारा बनाना सीखते हैं। तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर यदि आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो यूनिट 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं 8:1 का एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, 8 इनपुट्स होंगे I0 to I7। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमेशा सिंगल होगा, इसको हमने Y से इंडिकेट किया है। और इसके कंट्रोल यूनिट क्या होंगे, चूँकि ये 8:1 है तो 8 इनपुट के लिए कितने कंट्रोल यूनिट लगते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है 2m, तो m हो जाएगा आपका 3। तो 3 कंट्रोल यूनिट लगेंगे। तो यहाँ पे 3 कंट्रोल यूनिट लिए गए हैं, S0, S1 एंड S2। इसको कंट्रोल लाइन भी कहते हैं या सिलेक्शन लाइन्स भी कहा जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे ली गई थी, पहले भी देखा है, ये इनेबल, ये क्या चीज़ है, इनेबल सिग्नल। इसका मतलब क्या है, यदि ये इनेबल हाई होगा तभी ये चिप वर्किंग में रहेगा या एक्टिव मोड में रहेगा, और यदि यहाँ इनेबल लो पे रहेगा तो ये चिप काम नहीं करेगा, पैसिव मोड में रहेगा। इस इनेबल सिग्नल को दो तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, पहले भी देख चुके हैं हम। इनेबल सिग्नल यदि इनेबल डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है एक्टिव हाई। इसका मतलब क्या है, एक्टिव हाई, और ये जब हाई होगा तभी ये चिप वर्क करेगा। और दूसरा मोड लेते हैं इनेबल बार के रूप में लेते हैं, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ एक्टिव लो। ये याद रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ इंडिकेट किया रहेगा डायग्राम में और उससे समझना रहेगा कि ये एक्टिव लो है या एक्टिव हाई है। इसी पे डिपेंड करेगा कि पूरी इसकी फंक्शन या वर्किंग क्या होगी। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में लिया गया है, इसका मतलब ये एक्टिव हाई है और ये जब 1 रहेगा तभी ये चिप वर्क करेगा। ये हो गया 8:1 मल्टीप्लेक्सर। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या क्या होगा, वही सेम चीज़ें, चिप इनेबल सिग्नल और कंट्रोल यूनिट्स। चूँकि कंट्रोल यूनिट्स यहाँ पे 3 हैं तो इनको 3 को इंडिकेट किया गया है और आउटपुट यहाँ पे Y लिया गया है। जब चिप 0 है इसका मतलब चिप वर्किंग में नहीं होगा, और ये तीनों इनपुट कुछ भी हो आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसको डोंट केयर या स्टार से इंडिकेट किया जाता है। और जब ये 1 है तब कंट्रोल यूनिट कंट्रोल इनपुट के हिसाब से आउटपुट अपीयर होगा, मतलब 0, 0, 0 है तो I0, 0, 0, 1 है तो I1, 0, 1, 0 है तो I2 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आउटपुट अपीयर होते हैं। अब आपको ये 8:1 कोई दो 4:1 मल्टीप्लेक्सर से बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए दो 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। 4:1 के 2 यूनिट। अब यदि 2 यूनिट यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, एक सिंपल फॉर्म में लिखें तो इसके 4 इनपुट होंगे और 2 कंट्रोल यूनिट होंगे। ये हो जाएगा 4 इनपुट I0 to I4 और 2 कंट्रोल यूनिट होंगे A और B सपोज, और यहाँ पे एक आउटपुट होगा Y। तो ये हो गया 4:1 मल्टीप्लेक्सर।
अब यदि हमें इसको 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाने में यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम दो यूज़ कर रहे हैं, 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं। पहले मल्टीप्लेक्सर में I0 to I3 4 यूनिट एंटर करा रहे हैं और बाकी के 4 इनपुट्स को अगले मल्टीप्लेक्सर में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से 8 इनपुट को यूज़ किया जा रहा है दोनों मल्टीप्लेक्सर्स में। अब मल्टीप्लेक्सर ए के लिए दो कंट्रोल लाइन्स यूज़ होंगे, ए और बी। जैसे कि हमने देखा इन दो को हमने यहाँ पे ले लिया है, जो कि 8:1 के 3 कंट्रोल यूनिट हैं, उसमें से 2 को मल्टीप्लेक्सर ए और बी के लिए कंट्रोल लाइन्स की तरह यूज़ किया जा रहा है। कौन कौन को? S0 को और S1 को। और जो नेक्स्ट हायर ऑर्डर का जो S2 कंट्रोल यूनिट है उसको अभी ले लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉमन 2 कंट्रोल लाइन्स हो गए। इसका आउटपुट ले लेते हैं सपोज Y0 और इसका ले लेते हैं Y1। ये दोनों आउटपुट को हम एक और मल्टीप्लेक्सर में यूज़ कर रहे हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर में। अब क्या होगा, यदि 2:1 मल्टीप्लेक्सर है तो उसके लिए एक कंट्रोल सिग्नल कितना लगेगा? 1। और जो तीसरा हमारे पास बचा हुआ था S2, इसको इस मल्टीप्लेक्सर में कंट्रोल यूनिट की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? S2। तो इस तरह से S0, S1 ये आपके आ गए 4:1 मल्टीप्लेक्सर के कंट्रोल यूनिट के लिए, और S2 जो हो गया वो 2:1 मल्टीप्लेक्सर में कंट्रोल यूनिट की तरह। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? इसकी वर्किंग बिल्कुल सिंपल है। आप देख सकते हैं जब S0 और S1 दोनों 0-0 हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों 0-0 हैं, इसका मतलब पहले मल्टीप्लेक्सर से I0 और दूसरे मल्टीप्लेक्सर से I4 आउटपुट में अपीयर होगा, मतलब Y0 में और Y1 में। फिर ये दोनों आउटपुट कहाँ जा रहे हैं? सेकेंड मल्टीप्लेक्सर में 2:1 मल्टीप्लेक्सर में। ये दो अब ये डिसाइड होगा कि S2 की वैल्यू क्या है। यदि S2 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि Y0 जो है वो फाइनल आउटपुट में अपीयर होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब तक S2 जो है 0-0-0-0 है, तब I0 से लेकर I3 तक, 0-0 से I3 तक एक्टिव है। और जब S2 जो 1 है तो I4 से लेकर I7 तक आउटपुट में अपीयर हो रहा है। तो यही लॉजिक को इस प्रिंसिपल में यूज़ किया गया है। जब S2 0-0 है तो I0, I1, I2, I3 इसके जो आउटपुट जो Y0 में अपीयर होंगे वो यहाँ पे आपके फाइनल आउटपुट Y में अपीयर होंगे। और जब S2 1 है तब I4, I5, I6 और I7 पे जो आउटपुट अपीयर होगा Y1 में वो फाइनल आउटपुट में अपीयर होगा। तो यदि S0 और S1 ये दोनों 0-0 हैं तो दोनों के आउटपुट भले अपीयर हों, लेकिन फाइनल यहाँ पे आउटपुट Y में केवल Y0 ही अपीयर होगा। एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। सपोज़ किसी मोमेंट पे S0, S1 और S2 की वैल्यू है 0, 1 एंड 1। इसका मतलब क्या है? ट्रुथ टेबल से आप देख सकते हैं इस समय कौन सा अपीयर होना चाहिए? इस समय I3 अपीयर होना चाहिए। तो जब ये 0, 1, 1 है तो यहाँ पे आपका आएगा 1 और 1। इसका मतलब I3 यहाँ से एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से I7 यहाँ से एक्टिव होकर Y1 में अपीयर होगा। ये दोनों आउटपुट यहाँ पे अपीयर होंगे और ये दोनों आउटपुट सेकेंड मल्टीप्लेक्सर में जाएंगे। लेकिन चूँकि S2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये दोनों इनपुट अपीयर होने के बावजूद भी केवल Y0 आउटपुट Y में अपीयर होगा। तो यहाँ से I3 जा रहा था और यहाँ से I7 जा रहा था, तो S2 के 0 होने से यहाँ पर I3 ही फाइनल आउटपुट में अपीयर होगा। इसका मतलब ये 0, 1, 1 पर यहाँ पर I3 आउटपुट में अपीयर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 1, 1, 0 यदि S2 की वैल्यू, S1 की वैल्यू और S0 की वैल्यू 1, 1, 0 है, तब क्या होगा? आप इस टेबल से देख सकते हैं। जब ये 1, 1, 0 है तो I6 को आउटपुट में अपीयर होना चाहिए।
अब हम यहाँ पे फिर से देखते हैं, यहाँ पे है S1 और S0 है 1 और 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0। 1 0 का मतलब यहाँ से I2, 1 0 का मतलब यहाँ से I2 अपीयर होगा और यहाँ से I6 अपीयर होगा। ये दोनों आउटपुट इस मल्टीप्लेक्सर में इनपुट के लिए एंटर होंगे। चूँकि यहाँ पे S1 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब Y1 का जो वैल्यू होगा वो फाइनल आउटपुट में अपीयर होगा। तो फाइनली I6 आउटपुट में अपीयर होगा। इस तरह से 4:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके 8:1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन किया जाता है। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, यदि हमारे पास 2:1 मल्टीप्लेक्सर नहीं है तो एक और गेट की सहायता से भी 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाया जा सकता है। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी बाकी प्रिंसिपल उसी तरह यूज़ किए गए हैं। 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे हो जाएगा I0, I1, I2 एंड I3। यहाँ पे भी हो जाएगा I4, I5, I6 एंड I7। यहाँ पे दोनों कंट्रोल यूनिट्स फिर से सेम ले लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट्स हो जाएंगे आपका S1 और S2। सेम लेने का मतलब ये है, इस तरह से S1 और S2 दोनों में सेम हो रहे हैं। ठीक, ये दोनों सिलेक्शन लाइन्स हैं। अब चूँकि आपके पास तीसरा मल्टीप्लेक्सर नहीं है तो जो तीसरा कंट्रोल सिग्नल है S2 का, वो इन गेट्स में हम इस तरह से यूज़ करेंगे। एक चिप इनेबल के रूप में इसको यूज़ किया जाएगा। चिप इनेबल के रूप में यूज़ किया गया, इसका मतलब क्या हुआ? चिप इनेबल, यहाँ पे हम इसको लेंगे इनेबल का बार, और यहाँ पे हम लेंगे ये इनेबल डायरेक्ट फॉर्म में, और यहाँ पे इनेबल को ना लिख के हम ले लेते हैं S2, मतलब दिस इज़ द थर्ड कंट्रोल लाइन, दैट इज़ द थर्ड कंट्रोल लाइन जो कि यूज़ किया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि S2 की वैल्यू 0 0 0 है, ये S2 की वैल्यू यदि 0 0 है तो ये चिप बार के रूप में है। इसका मतलब ये एक्टिव लो मोड में काम करेगा, और जब ये 1 है तब ये एक्टिव हाई मोड में वर्क करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब S2 = 0 देन चिप A, इसको ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं फिर से B, चिप A विल बी एक्टिव, और जब S2 = 1 देन चिप B विल बी एक्टिव। तो फिर वही बात हो गई, जब S1 और S2 और S0 की वैल्यू सपोज जैसे हम ले लेते हैं 0 1 1 है, तब क्या होगा? तब यहाँ से चूँकि ये 0 है इसलिए सेकेंड जो चिप है वो इनेबल नहीं होगा, और ये चूँकि 0 है तो केवल फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर इनेबल होगा। और क्या होगा? यहाँ से चूँकि ये दोनों 1 1 है, ये दोनों 1 1 है, इसका मतलब ये I3 अपीयर होगा, और यहाँ से चूँकि ये इनेबल ही नहीं है तो ये चिप काम ही नहीं करेगा, केवल I3 यहाँ पे अपीयर होगा, यहाँ पे I3 आएगा, ये और गेट है, इसका मतलब आउटपुट Y0 में I3 अपीयर होगा। उसी तरह से यदि ये 1 1 0 है कंट्रोल सिग्नल्स की वैल्यू, तब क्या होगा? चूँकि ये 1 है, इसका मतलब पहला चिप जो है वो इनेबल नहीं होगा, केवल सेकेंड चिप इनेबल होगा क्योंकि ये एक्टिव हाई मोड में है। और सेकेंड जो कंट्रोल यूनिट्स हैं, लाइन्स हैं S1 और S0, ये 1 0 हैं, तो यहाँ से I2 अपीयर होना था लेकिन ये अपीयर नहीं होगा, केवल यहाँ से I6 अपीयर होगा क्योंकि ये एक्टिव है, और यहाँ पे I6 अपीयर होगा, और फाइनल आउटपुट में I6 मिलेगा। तो इस तरह से छोटे यूनिट के मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके हायर ऑर्डर के मल्टीप्लेक्सर बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखिए इसमें कि यदि आपके पास मल्टीप्लेक्सर यदि लोअर यूनिट का है तो आप एक कंट्रोल सिग्नल को
सेकेंड मल्टीप्लेक्सर में कंट्रोल लाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास मल्टीप्लेक्सर नहीं है तो एक और गेट लगा के जो थर्ड हायर बिट का कंट्रोल लाइन है उसको चिप इनेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि S0, S2, S1 जो कंट्रोल लाइंस हैं उसमें S2 है MSB कंट्रोल लाइंस और S0 है वो LSB कंट्रोल लाइन। तो इस तरह से छोटे यूनिट के द्वारा हायर यूनिट के मल्टीप्लेक्सर बनाए जा सकते हैं। और सेम लॉजिक को 32:1 या 64:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसमें कि 32:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकते हैं।